आप बोलिए कि आप पढ़ा रहे हैं आर्टिकल 2A और इसमें अनुच्छेद 1 की चर्चा क्यों हो रही है, तो इसके पीछे का साफ और स्पष्ट वजह है कि अगर हम जैसे ही ये 2A समाप्त होगा तो सिक्किम को जो पहले से भारत में शामिल करने के लिए सह राज्य का दर्जा मिला था वो समाप्त हो जाएगा। एसोसिएट स्टेट का दर्जा समाप्त हो जाएगा तो सिक्किम क्या बन जाएगा, पूर्ण राज्य बन जाएगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनको अनिवार्य बनाया गया। कौन बनाया था दोस्तों? इंदिरा गांधी की सरकार में ऐसा हुआ था। इंदिरा गांधी उस देश की प्रधानमंत्री थी और इन्हीं के समय में क्या हुआ था, संविधान में एक संशोधन हुआ था। वो संशोधन था दोस्तों 24वां संविधान संशोधन 1970। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं आरपी सर आप सभी लोगों का डिस्कवरी एच एकेडमी के यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है और क्रांतिकारी इस्तकबाल है। आज हम लोग फिर मिल रहे हैं भारत राज्य क्षेत्र, भारत संघ राज्य क्षेत्र के चैप्टर में। यह वीडियो उसका सेकंड होगा और आप प्लेलिस्ट में उसका सारा सेक्शन बना हुआ है और आई बटन पे भी नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं, वो भी आपको समझ में आएगा। कल हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें हम लोग पढ़ लिया था संविधान में संशोधन कितने तरीके के होते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। हमारे बोर्ड पर देख रहे होंगे आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन कितने तरीके के होते हैं और क्यों अनुच्छेद 4 में यह कहा गया था कि 2 और 3 के तहत होने वाले परिवर्तन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो इसीलिए क्यों नहीं आते हैं वो हमें कल वाले वीडियो में मैंने बोला था कि वह इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि वह सामान्य बहुमत से होता है, इसीलिए वह संशोधन की श्रेणी में काउंट नहीं होता है। इसीलिए आज हम लोग यह जानेंगे कि 368 के तहत संविधान में संशोधन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, अगर हमारे संविधान में इस तरह से पूछ लिया जाए, मैं कल बताया था इस तरह से 2 सवाल बनते हैं कि संविधान में संशोधन और अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन। अगर संविधान में संशोधन पूछ लिया जाए, इस तरह से सवाल अगर बनते हैं तो याद रखिएगा 3 तरह के संशोधन होते हैं। अगर पूछ दिया जाए 368 के तहत संविधान में कितने संशोधन होते हैं तो याद रखेंगे दोस्तों 2 संशोधन होते हैं। पहला दोस्तों याद रखिएगा विशेष बहुमत, जो मैं कल बताया था, विशेष बहुमत प्लस जिस सदन में लाया गया है, विशेष बहुमत प्लस जिस सदन में लाया गया है उस सदन में उपस्थित व मत देने वाले का 2/3, ये ध्यान रखना है दोस्तों। और दूसरा मैंने बताया था विशेष बहुमत प्लस 1/2 राज्यों की अनुमति, विशेष बहुमत प्लस 1/2 राज्यों की अनुमति। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे ही हम लोग विशेष बहुमत कहते हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसी वजह से अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत होने वाले परिवर्तन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आते हैं। अब सवाल उठता है कि इसमें इस संविधान में इसे संविधान संशोधन में से काउंट करते हैं और उसे काउंट नहीं किया जाता है। अब मैंने कल आपको छोड़ के बताया था, कल मैंने एक क्वेश्चन पुट करके छोड़ा था कि फिर सिक्किम के लिए हम लोगों ने संविधान में संशोधन किया उसे हम लोग क्यों काउंट करते हैं कि संविधान में 35वां संविधान संशोधन हुआ, 36वां संविधान संशोधन हुआ। आज हम लोग उसी पर बात करेंगे और कुछ लोग कमेंट भी कर रहे थे, इसीलिए आज हम लोग 2A पर बात करने वाले हैं। तो आप लोग दोस्तों हेडिंग बना सकते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 2A क्या है। दोस्तों आगे हम लोग हेडिंग बनाएंगे अनुच्छेद 2A। अब तो सबसे पहले दोस्तों समझना है आर्टिकल 2A क्या है और इसी कड़ी में हम लोग समान बहुत सारी बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो समझिएगा, अब आर्टिकल 2A लिखा हुआ है, अगर ये कैपिटल A लिखा हुआ है तो आपको समझना है कि यह हमारे संविधान के लागू होने के बाद संशोधन करके जोड़ा गया है और यह एक प्रॉपर अनुच्छेद की संख्या से मिली है। मैं फिर बोल देता हूं, संविधान के मूल संविधान में कैपिटल लेटर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था और संविधान लागू होने के बाद, अर्थात मूल संविधान में ये नहीं था, मूल संविधान के बाद जो संशोधन होकर के संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत जो संशोधन होकर के बना है उसे क्या कहते हैं? आर्टिकल 2A कहते हैं। ये तो जान गए। अब हम लोग आर्टिकल 2A क्या है इसको समझाने के लिए हमें जाना होगा अनुच्छेद 1 पर। याद रखिए दोस्तों, आर्टिकल 2 को अगर मुझे समझाना है, आप लोगों को बताना है, तो इसके लिए हमें जानना होगा किस पर? आर्टिकल 1 पर जाना होगा। आर्टिकल 1 में 3 बातें लिखी गई हैं दोस्तों। भारत क्या है तो इसे हम लोग 3 बातों से समझते हैं। भारत क्या है दोस्तों? याद रखिए, भारत में क्या क्या शामिल है। भारत में क्या क्या शामिल है? याद रखिए दोस्तों, यहां पर क्या होगा? राज्य होगा। दूसरा यहां क्या होता है? यूटी, यूनियन टेरिटरीज होते हैं। और तीसरा क्या होता है दोस्तों? अर्जित प्रदेश होता है। ये ध्यान रखना है। अब आप बोलिएगा कि आप पढ़ा रहे हैं आर्टिकल 2A और इसमें अनुच्छेद 1 की चर्चा क्यों हो रही है, तो इसके पीछे का साफ और स्पष्ट वजह है कि अगर हम किसी बाहरी प्रदेश को शामिल करते तब ना,
अगर बाहरी प्रदेश को शामिल करते तब हम लोग अर्जित प्रदेश के तहत अनुच्छेद 2 में संशोधन करते, ऐसा तो था नहीं। हमें सिक्किम को लाना था और सिक्किम को हमको एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिए थे, सह राज्य का दर्जा दिए थे, इसीलिए हमें संविधान में संशोधन करना पड़ा। उसे हम अर्जित प्रदेश के तहत नहीं लाए थे, उसे हम लोगों ने इसके अलग दर्जा उसे दिया था सिक्किम को, याद रखिएगा, उसे हम लोगों ने सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया था। इसे हम लोग एसोसिएट स्टेट बोलते हैं, सह राज्य का दर्जा दिया गया था, सह राज्य का एक अलग कॉन्सेप्ट बनाया गया था, इसीलिए अनुच्छेद 2A का निर्माण किया गया था। दोस्तों, अनुच्छेद 2A का निर्माण करने के लिए संविधान में 35वां संविधान संशोधन हुआ था। याद रखिएगा, उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और इंदिरा गांधी ने संविधान में 35वां संशोधन किया था। याद रखिएगा, 35वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ और यह संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत हुआ था। यह ध्यान रखिएगा, यह जो संशोधन हुआ था ये काउंट इसलिए हुआ सिक्किम के लिए, इसलिए काउंट हुआ कि ये 368 के तहत काउंट हुआ था। 368 के तहत संशोधन हुआ था, ना राज्य में बनाया जा रहा था, ना यूटी के रूप में, ना अर्जित प्रदेश के रूप में। इस तीनों के अलावा एक अलग हम लोग ने एजेंडा सेट किया था कि सिक्किम को हम लोग सह राज्य का दर्जा देंगे। इसीलिए अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके इंदिरा गांधी की सरकार में 35वां संविधान संशोधन 1975 किया गया और एक अलग नए अनुच्छेद का निर्माण किया गया 2A। इसी के तहत सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। दोस्तों, यहां गलती नहीं करना है, ये समझिएगा। इसीलिए सिक्किम को क्या चीज का दर्जा दिया गया दोस्तों? इसीलिए सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। इसी को इंग्लिश में हम लोग एसोसिएट स्टेट भी कहते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या यह अनुच्छेद अभी तक है या कायम है? तो याद रखिए, सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिलाने के लिए अनुच्छेद 368 का प्रयोग हुआ। इसी वजह से हम लोगों ने 35वां संविधान संशोधन 1975 किया। अब इसी नए कैटेगरी को जोड़ने के लिए ऐसा किया गया था और इसलिए ये संविधान संशोधन के रूप में काउंट हुआ। अब सवाल उठता है कि सिक्किम के गठन के लिए यह संशोधन हुआ? नहीं, मैं फिर से बोल देता हूं, यह सिक्किम के गठन करने के लिए नहीं हुआ था। सिक्किम को इस तीनों क्राइटेरिया से अलग सह राज्य का दर्जा देने के लिए ऐसा किया गया था कि संविधान में 35वां संविधान संशोधन करना पड़ा था 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार में, और वह अनुच्छेद 368 के तहत हुआ था। यह ध्यान रखिएगा। बाद में फिर क्या हुआ? बाद में अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके संविधान में 36वां संविधान संशोधन हुआ था और यह 1976 में हुआ था। दोस्तों, यह ध्यान रखिएगा। 1976 में जो संशोधन हुआ, इसमें क्या हुआ? तो याद रखिएगा, सबसे पहले अब सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा देना था। तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा तब मिलेगा कि इस संशोधन के तहत इस आर्टिकल को समाप्त कर दिया जाए। 36वां संविधान संशोधन 1976 के तहत अनुच्छेद 2A को ही समाप्त कर दिया जाए और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा। इसीलिए, और जैसे ही ये 2A समाप्त होगा तो सिक्किम को जो पहले से भारत में शामिल करने के लिए सह राज्य का दर्जा मिला था वो समाप्त हो जाएगा। एसोसिएट स्टेट का दर्जा समाप्त हो जाएगा तो सिक्किम क्या बन जाएगा? पूर्ण राज्य बन जाएगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यही था 2A का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग दोस्तों इसके आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग ये ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने के क्या क्या नियम है। यह प्रश्न पूछता है 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की क्या क्या प्रक्रिया है, इसके नियम पूछेगा। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, इस तरह से ध्यान में रखिएगा। तो अभी हम लोग हेडिंग डालेंगे अनुच्छेद 368। हेडिंग डालिएगा दोस्तों कि अनुच्छेद 368 के क्या क्या नियम है। प्रश्न पूछ दिया जाएगा इसमें कि क्या इसमें नहीं आते हैं, इस तरह से प्रश्न बनते हैं। तो याद रखिएगा, सबसे पहला नियम इसमें रहता है दोस्तों, संविधान में पहली बात क्या लिखी हुई है? तो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया। इसमें सबसे पहला नियम क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 368 में खुद ये वर्णन है, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये तो सबसे पहली बात लिखी हुई है। इसमें दूसरी बात क्या लिखी हुई है दोस्तों, वो ध्यान रखेंगे। इसमें लिखी हुई है संविधान में संशोधन करने की अंतिम शक्ति किसके पास होती है? तो याद रखिएगा, संसद के पास। संविधान में संशोधन करने की अंतिम शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास। इसमें तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या होता है? संविधान में जो संशोधन का बिल होता है वह उस पर राष्ट्रपति का अनिवार्य रूप से सहमति होना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 2 पॉइंट में बोल चुका हूं, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया, दूसरा संविधान में संशोधन करने की अंतिम शक्ति किसके पास में? तो याद रखिएगा, ऐसा संविधान
में संशोधन करने के संदर्भ में जो बिल आएगा उस बिल पर राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति महोदय जो है उसमें अपना अनिवार्य रूप से सहमति देंगे। इसमें वो अपना सहमति नहीं लौटा सकते, याद रखिएगा। यहां पर मैं 2-3 बात कॉन्सेप्ट का बोलूंगा, याद रखिएगा। वो पहला बात क्या है कि ऐसा पहले संविधान में दर्ज नहीं था, ये लाइन पहले ये अनिवार्य नहीं था दोस्तों, ये अनिवार्य इनको बनाया गया, इनको अनिवार्य बनाया गया। कौन बनाया था दोस्तों? इंदिरा गांधी की सरकार में ऐसा हुआ था। इंदिरा गांधी उसमें देश की प्रधानमंत्री थी और इन्हीं के समय में क्या हुआ था, संविधान में एक संशोधन हुआ था। वो संशोधन था दोस्तों 24वां संविधान संशोधन 1970। 24वां संविधान संशोधन 1970 हुआ और इसी संशोधन के तहत उसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 368 के मामले में उसकी शक्ति को सीमित कर दी गई है, अर्थात राष्ट्रपति को इस बिल पर सहमति देना अनिवार्य होगा। ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ एक और मैं बात बताता हूं, एक कॉन्सेप्ट बताता हूं कि अगर कोई विशेष बिल, कोई विशेष संशोधन है, अगर कोई विशेष संशोधन है, विशेष बहुमत से कोई पास होने वाला है, साथ ही साथ आप ये ध्यान रखिए दोस्तों, कोई अगर विशेष बहुमत से पास होता है, कोई अगर विशेष बहुमत से पास होता है तो उसका नियम क्या है? सिर्फ यही नहीं, अगर कोई भी बिल है दोस्तों हमारे संविधान के अंतर्गत हमारे संसद ला रही है और वह बिल अगर विशेष बहुमत से पास होता है तो उन सभी सारे बिलों पर राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना अनिवार्य होता है। ये ध्यान रखिएगा। ऐसा हुआ था इंदिरा गांधी के समय में 24वां संविधान संशोधन 1970 में। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा, अगर कोई सामान्य बिल है तो उस बिल के मामले में राष्ट्रपति को एक बार उस बिल को लौटाने का अधिकार होता है पुनर्विचार के लिए। ये ध्यान रखिएगा। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह के प्रक्रिया में जो संसद संशोधन करती है तो उसमें कुछ विचार है क्या? याद रखिएगा, संविधान में जो संशोधन होती है, एक मामला आया था, इसी संशोधन के संदर्भ में एक मामला आया था दोस्तों। संविधान में जब संशोधन होता है ना दोस्तों, तो संविधान में संशोधन के संबंध में एक मामला आया था, एक केस हुआ था, एक वाद है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। मैं पहले पढ़ाया था प्रस्तावना वाले मामले में, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। यह मामला आया था 1967 में। इस वाद में कहा गया था कि संसद मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। कहा गया था कि संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार नहीं है, लेकिन 1967 में ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। लेकिन ध्यान रखिएगा 24 अप्रैल 1973, ध्यान रखिएगा 24 अप्रैल 1973 का मामला था। बहुत इंपॉर्टेंट मामला, आप लोगों को पता भी होगा। 24 अप्रैल 1973 का मामला, यह मामला था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का। इस मामले में कहा कि भारतीय संसद संविधान के मौलिक अधिकार ही नहीं, संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। यह भी ध्यान रखिएगा, इस मामले को लेकर ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये याद रखिएगा। लेकिन वहां पर ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कहा कि संशोधन करेगी लेकिन आधारभूत ढांचा को छेड़छाड़ किए हुए बिना। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब सवाल उठता है, संविधान संशोधन का बिल, संविधान संशोधन का बिल जब सदन में आता है तो क्या क्या होता है, उससे कुछ कायदे कानून नियम है। तो देखिएगा दोस्तों, संविधान संशोधन का बिल जब आता है तो क्या क्या होता है। तो हेडिंग है दोस्तों, संविधान संशोधन बिल। इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं दोस्तों, ये भी ध्यान रखें, हम लोग नंबरिंग करके देखेंगे। सबसे पहले याद रखिएगा, ये किसी भी सदन में आ सकता है। संविधान संशोधन का बिल जो है ना दोस्तों, ये कहीं भी आ सकता है, या तो लोकसभा में आ सकता है या राज्यसभा में आ सकता है। ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात इसमें क्या ध्यान रखना है दोस्तों, संविधान संशोधन के बिल के बारे में, ये किसी भी सदन में आ सकता है। सबसे पहले ये तो ध्यान रखना, याद छात्र ये भी ध्यान रखिएगा, यह दोनों सदनों में पास होना आवश्यक है। जो दोनों सदन होते हैं ना, LS और RS, दोनों सदनों में इस बिल को पास होना आवश्यक होता है। दोनों सदनों में इस बिल को पास होना क्या है दोस्तों, आवश्यक है। इसमें थर्ड पॉइंट क्या है दोस्तों, तीसरा बिंदु याद रखिएगा। इसका तीसरा बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है। यह बिल कैसा बिल होता है, सामान्य होता है या विशेष होता है? तो याद रखिएगा, ये विशेष बहुमत वाला बिल होता है। अब विशेष बहुमत वाला बिल है तो आप समझ ही गए होंगे कि राष्ट्रपति का पूर्वानुमति, राष्ट्रपति की अनिवार्यता होती है कि वो बिल अनुमति देना ही देना है, बहुमत। चौथा क्या होगा, राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य, राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य। राष्ट्रपति की अनुमति क्या होती है दोस्तों, अनिवार्य होती है।
एकदम देना ही है, इसकी शक्ति को इसमें बांध दिया गया है इंदिरा गांधी वाले में। एक और बहुत अहम बात याद रखिएगा, संविधान संशोधन के बिल में अनुच्छेद 108 का प्रयोग नहीं होता है। याद रखिएगा, इसमें अनुच्छेद 108 का प्रयोग नहीं होता है। तो 108 क्या है? तो याद रखिएगा, संयुक्त अधिवेशन, अर्थात संविधान संशोधन के बिल पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। और इसमें एक कंडीशन है दोस्तों, इस बिल को हम लोग कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, इस बिल को, चौथा पॉइंट है, ये पांचवा पॉइंट था कि इसमें संयुक्त अधिवेशन हम लोग नहीं बुला सकते हैं। और पांचवा पॉइंट है दोस्तों, इसमें छठा पॉइंट है, इसे हम लोग कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। तो ये था हमारा दोस्तों कि जब संविधान संशोधन का बिल आता है तो उसके क्या क्या नियम है, लोग किसी भी सदन में आ सकता है। और साथ ही ये याद रखिएगा, यह दोनों सदनों से पास होना आवश्यक होता है, विशेष बहुमत वाला बिल होता है, राष्ट्रपति की अनुमति बिल्कुल अनिवार्य होती है, इसमें संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं होता है, और साथ ही साथ इसे हम लोग कोर्ट में चैलेंज भी कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ सामान्य सा नियम बताते हैं कि जब इस तरह के बिल आते हैं तो क्या क्या हो सकता है। चलिए हम लोग देखते हैं, इसकी कुछ एक्सेप्ट हैं, कुछ उदाहरण है, वो हम लोग देखते हैं। सपोज कीजिए दोस्तों, सदन ये है लोकसभा और ये है राज्यसभा। सपोज करते हैं कोई एक्स बिल है और ये बिल कहाँ आ रहा है, मैं बताया था अभी थोड़ी देर पहले, किसी भी सदन में आ सकता है। तो सपोज करते हैं हम लोग दोस्तों, ये बिल आ गया कहां पर, ये बिल आया, सपोज कीजिए सबसे पहले यहां पर, ये बिल यहां आ गया। तो सब एग्जाम्पल मान लीजिए, ये बिल क्या हो गया, पास हो गया, ये बिल क्या हो गया, पास हुआ। अब यहां से बिल कहां जाएगा, राज्यसभा में, और राज्यसभा में ये बिल क्या हुआ, पास नहीं हुआ। तो विधेयक क्या होगा दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ये बिल यहां पास नहीं हुआ, यहां पर पास हो गया है, यहां पास नहीं हुआ, तो रिजल्ट क्या निकलेगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका रिजल्ट होगा ये विधेयक, बिल क्या हो जाएगा, ये बिल ही समाप्त हो जाएगा। ये बिल क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल समाप्त हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन नंबर 1 है हमारा दोस्तों। कंडीशन नंबर 2 की ओर हम लोग बात करते हैं। देखिएगा कंडीशन नंबर 2, फिर देखते हैं हम लोग, ये कंडीशन नंबर 1 हो गया। अब हम लोग देखेंगे कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 क्या कहता है, कंडीशन नंबर 2 कहता है कि अब फिर लोकसभा है और राज्यसभा है। अब ये बिल मैं पहले बता चुका हूं, ये कहीं भी आ सकता है। अब देखिएगा, यहां पर ये बिल आया, एक्स बिल यहां आया, और ये बिल यहां क्या हो गया, पास हो गया। ये बिल क्या हो गया दोस्तों, पास हो गया। अब फिर ये बिल यहां से जाने के बाद कहां आया, राज्यसभा, और राज्यसभा में ये बिल गया, और यहां भी क्या हुआ, कंडीशन नंबर 2 बता रहे हैं, यहां भी पास हो गया, यहां भी पास हो गया। लेकिन तब तक ये कार्यकाल इसका खत्म हो गया, कार्यकाल भंग हो गया। याद रखिएगा, या तो बहुमत गिर गया होगा या कार्यकाल भंग हो गया होगा। कार्यकाल भंग, यहां भी पास हो गया, यहां भी पास हो गया, लेकिन तब तक लोकसभा क्या हो गया, भंग हो गया। तो याद रखिएगा, उस कंडीशन में ये बिल क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा दोस्तों, याद रखिएगा, इसका रिजल्ट होगा कि बिल समाप्त हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, बिल समाप्त हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे हम लोग। अब इसका थर्ड कंडीशन क्या है, इसका थर्ड कंडीशन हम लोग देखते हैं दोस्तों। इसके थर्ड कंडीशन को देखते हैं दोस्तों हम लोग। थर्ड कंडीशन से क्या बनता है, इसका थर्ड कंडीशन देखिएगा, पुनः लोकसभा और राज्यसभा। अब देखिएगा दोस्तों, अगर कोई एक्स बिल है, पहले ही बताया था कि इस तरह के बिल किसी भी सदन में आ सकते हैं। अब देखिएगा, सपोज करते हैं ये बिल कहां आया, सबसे पहले, ये सबसे पहले कहां आया, ये बिल सबसे पहले यहां राज्यसभा में आया, और राज्यसभा में ये बिल क्या हो गया, पास हो गया। राज्यसभा में ये बिल क्या हुआ दोस्तों, पास हो गया। अब सवाल उठता है इसके बाद क्या होगा। अब याद रखिएगा, लोकसभा में अब यहां से बिल जाएगा कहां दोस्तों, याद रखिएगा, यहां से बिल कहां आएगा, लोकसभा में। अब जब लोकसभा में बिल आएगा तो क्या होगा, पारित होने से पहले लोकसभा भंग हो जाए। सपोज कीजिए ये बिल यहां आया और पारित होने से पहले लोकसभा भंग हो जाए। पारित होने से पहले लोकसभा क्या हो जाए दोस्तों, भंग हो जाए। लोकसभा भंग हो जाए तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ये बिल क्या हो रहेगा, ये रिजल्ट याद रखिएगा इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रिजल्ट क्या होगा, बिल समाप्त होगा या नहीं होगा, याद रखिएगा, बिल समाप्त नहीं होगा। बिल समाप्त नहीं होगा दोस्तों। क्यों नहीं होगा, क्योंकि राज्यसभा में बिल पास हुआ है और राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा, आगे हम लोग कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। हम लोग तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।